अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अफरा सियाब है। आज हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे। इससे प्रीवियसली हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करके हम किसी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से हमने सक्सेसिव ट्रांसलेशन को भी देखा, सक्सेसिव स्केलिंग को भी देखा और सक्सेसिव रोटेशन को भी देखा। और एक एग्जांपल हमने तीन सेपरेट या इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करने का भी देखी थी। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और उसको फर्दर और अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि हमने एक ऐसी कंपोजिट मैट्रिक्स बनानी है जो कि किसी भी शेप के ऊपर रोटेशन, ट्रांसलेशन और स्केलिंग इस सीक्वेंस में परफॉर्म करे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अगर एक कंपोजिट मैट्रिक्स बनानी हो तो हम इसके लिए इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किस सीक्वेंस में रखेंगे। अभी आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है, जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस किसी शेप पे अप्लाई करना होगा, वो है कि पहले रोटेशन होगी, उसके रिज़ल्ट के अगेंस्ट ट्रांसलेशन होगी और उसके रिज़ल्ट के अगेंस्ट स्केलिंग होगी। अब ये सीक्वेंस परफॉर्म करने के लिए हम अपनी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए किस ऑर्डर में रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से, और इसके साथ में सीक्वेंस को भी लिख दिया है ताकि पता चले कि ये मैट्रिक्स किस वाले सीक्वेंस के लिए है। अब इस मैट्रिक्स को गेट करने के लिए हमने जो होमोजीनियस मैट्रिसेस हैं उनको इस सीक्वेंस में रखा कि देखें कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो मैंने सबसे राइट पे रोटेशन मैट्रिक्स को रखा। उसके बाद ट्रांसलेशन हो रही है तो उसके लेफ्ट पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। फिर लास्ट में स्केलिंग है तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स हमने स्केलिंग मैट्रिक्स रखी। इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो हमने इन्हीं मैट्रिक्स को उसके एक्सपेंशन फॉर्म में जो है वो प्लेस कर दिया। स्केलिंग की जगह पे स्केलिंग मैट्रिक्स लिख दी, ट्रांसलेशन की जगह पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख दी, रोटेशन की जगह पे रोटेशन मैट्रिक्स लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जब भी कंपोजिट मैट्रिक्स बनानी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है उसका ऑर्डर कुछ और होगा और जिस अंदाज में आप अपनी मैट्रिक्स रखेंगे उनका ऑर्डर डिफरेंट होगा। आपने हमेशा अपने सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर से रिवर्स फॉर्म में अपनी मैट्रिक्स रखनी है। आगे चलते हैं और इन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे ये तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, जिसका मतलब ये है कि आप पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फिर आप इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और इसके रिज़ल्ट को आप इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरत हाल में आपका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने ये किया कि हमने इन दो पहली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लेफ़्ट वाली मैट्रिक्स के रो को राइट वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिहाज से आप देखें कि यहाँ पे पहली रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है एस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास यहाँ पे एस एक्स आ जाएगा। इसके बाद इसका इसी रो का सेकेंड एलिमेंट है 0, इसको इसके कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा। चूँकि उसके बाद हमने एस एक्स प्लस 0 लिखना है तो 0 की वैल्यू इसमें ऐड होने के बाद भी एस एक्स रह जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 का मेंशन नहीं किया। और इसी तरीके से फर्स्ट रो का थर्ड
एलिमेंट है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट भी ज़ीरो आ गया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एस एक्स रह गया। इसके बाद फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास रिजल्टेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए एस एक्स को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो से तो हमारे पास ज़ीरो हो गया, ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया वन से तो रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो से रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया। के तीनों मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो आए और तीनों ज़ीरो का जब सम होगा तो आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं एस एक्स इंटू टी एक्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया यहाँ पे एस एक्स इंटू टी एक्स प्लस ज़ीरो इंटू टी वाई, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ज़ीरो इंटू वन, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे रह गया एस एक्स टी एक्स। हमारी फर्स्ट रो के साथ हमने तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एस वाई को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इनके तीनों मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो आया और उनका सम भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो लिखा हुआ है। अब इसी के सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो होगा, प्लस एस वाई मल्टीप्लाई बाय वन हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा एस वाई प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें देखें पहला आपके पास ज़ीरो था, प्लस दूसरा आपके पास एस वाई आया, प्लस तीसरा ज़ीरो आया, तो रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पे एस वाई रह गया। अब इसके बाद सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टी एक्स ज़ीरो हो गया, एस वाई मल्टीप्लाई बाय टी वाई, तो यहाँ पे देखें एस वाई इंटू टी वाई आ गया, फिर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो उस तरह से यहाँ पे एस वाई और टी वाई रह गया। अब इसके थर्ड रो को इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये ज़ीरो है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, चूँकि तीनों ज़ीरो हैं तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, क्योंकि तीनों के रिजल्ट ज़ीरो हैं तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टी एक्स, ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टी वाई, ज़ीरो, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन, तो इसमें देखें पहले दो वाले आपके पास ज़ीरो थे, लास्ट वाला वन हुआ, वन जब उसमें ऐड होगा तो आपको यहाँ पे वन रह जाएगा। अब इस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने थे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन गई है। अब इस वाली मैट्रिक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका ख्याल रखना है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए जो सी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का पोजीशन बनती है आपने उसी जगह प्लेस करना है। इसका मतलब ये है कि आप इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाली मैट्रिक्स को राइट पे और इस वाली मैट्रिक्स को लेफ़्ट पे नहीं लेके जाएंगे। ये वाली मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट आया है वो आपके पास लेफ़्ट पे ही रहेगा और ये वाली मैट्रिक्स के राइट पे रहेगी। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका रिज़ल्ट गलत हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करते, हम जस्ट इसके रिजल्ट्स को जो है वो व्यू करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या बनते हैं। तो हमारे पास
तो आप देख सकते हैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो उस वक्त में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एस एक्स कॉस थीटा माइनस एस एक्स साइन थीटा एस एक्स टी एक्स एस वाई साइन थीटा एस वाई कॉस थीटा एस वाई टी वाई 0 0 1। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आई है MRTS, जिसकी मैट्रिक्स की वैल्यू ये बनती हैं। और अब इसको कहेंगे ये वाली आपके पास मैट्रिक्स है, ये रोटेशन ट्रांसलेशन स्केलिंग की कॉम्पोजिट मैट्रिक्स है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट मैट्रिक्स बनाना सीख लिया और स्पेशली हमने सीक्वेंस RTS के मुताबिक हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट मैट्रिक्स बनाई है। अब हम अगले स्टेप के अंदर ये करते हैं कि हम एक पॉइंट के ऊपर ये वाली मैट्रिक्स की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स को अगर हमने एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना हो तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट के ऊपर कंपोजिट मैट्रिक्स अप्लाई करने के लिए आप कंपोजिट मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस वक्त आप इस वाले इक्वेशन में देख सकते हैं मेरे पास रिजल्टेंट पॉइंट P डैश आ रहा है और इसके आने का तरीकाकार कुछ ऐसे है कि हम कंपोजिट मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कंपोजिट मैट्रिक्स आपकी लेफ्ट साइड पे होगी, पॉइंट मैट्रिक्स राइट साइड पे होगी। हम इनकी मैट्रिक्स की एक्सपेंशन कर लेते हैं, इनकी जगह पे इनकी ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्लेस कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कंपोजिट मैट्रिक्स MRTS निकाला था तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट मैट्रिक्स आपके पास होती है x y 1 3x1 की मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x1 की मैट्रिक्स बन गई है। इसमें आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई कि हमारे पास यहाँ पे 3 रोज़ हैं और जिसके साथ एक की कॉलम है, तो इन तीनों रो की इसके एक कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। एस एक्स कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x एस एक्स कॉस थीटा, फिर माइनस एस एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा y से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y एस एक्स साइन थीटा। एस एक्स टी एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एस एक्स टी एक्स। अब सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एस वाई साइन थीटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एस वाई साइन थीटा प्लस एस वाई कॉस थीटा वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई एस वाई कॉस थीटा प्लस एस वाई टी वाई मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा एस वाई टी वाई। इसके बाद थर्ड कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा x से, 0 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा y से, 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास P डैश मैट्रिक्स है जो कि 3x1 की मैट्रिक्स है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड y को, और थर्ड जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 1 के इक्वल है। अब इसी पॉइंट को अगर हम x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट में ब्रेक करें तो x जो इसकी वैल्यू बनेगी जो कि यहाँ पे x डैश लिखी हुई है, ये इक्वल होगी x एस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई एस एक्स साइन थीटा प्लस एस एक्स टी एक्स, और इसकी y की जो वैल्यू है वो होगी y डैश इक्वल्स टू x इंटू एस वाई साइन थीटा प्लस वाई एस वाई कॉस थीटा प्लस एस वाई टी वाई। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि हम एक कॉम्पोजिट मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके किस तरीके से रिजल्टेंट पॉइंट गेट कर सकते हैं।
और जब हम रिजल्टेंट पॉइंट गेट कर लेते हैं तो उसकी मदद से हम उसके कंपोनेंट की इक्वेशंस गेट कर लेते हैं। जब आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसके बाद कोड डेवलप करना या इस कंपोजिट मैट्रिक्स के लिहाज से एक मेथड डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद हम ये चलते हैं और इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए मेथड डेवलप करते हैं।